हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में। यूजीसी नेट मैनेजमेंट के आपके साथ प्रीवियस ईयर के सवाल डिस्कस हो रहे सीरीज में 2021 से 2023 के सभी सवालों को टेकअप कर रहे हैं। और आज प्यारे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल बिजनेस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए फटाफट से इस पर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पास है बट डिस्काउंट्स काफी ज्यादा हैं। तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा। डिटेल्स हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, इन थ्योरी सेवरल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आर पॉसिबल, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट इंटीग्रेटेड। कॉमन मार्केट, फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन और कस्टम यूनियन। तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ ही जाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? देखो, वैसे सबसे पहले आपका प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट आता है बट वो यहाँ पे है नहीं है, तो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका कस्टम यूनियन आता है, कस्टम यूनियन आ जाएगा। उसके बाद आपका कॉमन मार्केट आता है, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक यूनियन और फिर आपका पॉलिटिकल यूनियन। और ये मैचिंग हमें जो देखने को मिल रही है ये ऑप्शन नंबर 3 में देखने को आपको मिल रही है। सो दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल था, आसानी से आप इसे आंसर कर सकते थे। चलिए, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट इनकम और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बहुत ही आसान सवाल है। आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे इनकम है, प्रॉफिट की जो आपकी इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट पे, तो दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आपके विजिबल इनविजिबल दोनों आ जाते हैं। और आपकी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनने वाली है, ना कि करंट अकाउंट का। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स, राइज इन प्राइसेस एंड वॉल्यूम, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, रिडक्शन इन प्राइसेस एंड इंक्रीज इन क्वालिटी फॉर कंज्यूमर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी थ्योरी की बात हो रही है? ये सवाल में पूछा नहीं गया है, कुछ बताया नहीं गया है। सवाल मेरे को तो अधूरा लग रहा है। और देखो, जो इसका आंसर दिया है वो भी दिया ए एंड बी ओनली, ए और बी ओनली इसका आंसर दिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर दिया। और ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें आ रहा है इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स। तो हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो डिमांड तो चलो बढ़ जाएगी, बट राइज इन प्राइसेस एंड राइज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके बढ़ सकते हैं बट प्राइसेस में राइज होगा या नहीं होगा, इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि आपने काफी सारी थ्योरीज ऐसी पढ़ी होंगी कि आपको कंपैरेटिव एडवांटेज, एफिशिएंसी के फायदे मिलेंगे, कंज्यूमर को फायदा मिलेगा। तो बहुत सारी थ्योरीज ऐसी बातें करती हैं कि आपने कॉस्ट कम कर सकते हो। तो प्राइसेस का बढ़ना ये थोड़ा सा मुझे इतना ज्यादा जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो आंसर दिया है उससे आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड। और कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं ऐसा भी सवाल नहीं बता रहे। तो इसीलिए मुझे इस सवाल में एम्बिग्यूटी लग रही है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल पे इतना ज्यादा आप फोकस, इतना ज्यादा ध्यान आप मत दीजिएगा। और अगेन वही बात निकल कर आती है कि आपके एग्जामिनेशन में आप सारे सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। आप जितने भी सवालों को सॉल्व करें वो अच्छे से करें, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे 4-5 सवाल हमेशा रहेंगे जो कि ऐसे सवाल होंगे जिसमें ऐसी एम्बिग्यूटी रहेगी जिसका कोई आंसर नहीं दे पाएगा या फिर कोई आंसर सच में होगा ही नहीं। जो आंसर एग्जामिनर देगा वही आपको मानना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, व्हेन इज अ फर्म नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रेफर एफटीआई टू लाइसेंसिंग। तो सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि कब हमारी कोई जो फर्म है वो एफटीआई को प्रेफर यहां पे नहीं करेगी एज कंपेयर टू लाइसेंसिंग। यानी कि यहां पे कब लाइसेंसिंग को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू एफटीआई। द फर्म फेसेस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टैरिफ। तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और बहुत ज्यादा टैरिफ है, तो एफटीआई करना आपके लिए इतना सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप बाहर सामान लेकर जाएंगे, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी और वहां के टैक्सेस, टैरिफ जो बहुत ज्यादा होंगे वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे। तो पहला वाला केस ही मुझे लग रहा है कि आपके लिए एफटीआई सुटेबल नहीं है, आप लाइसेंसिंग कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल आगे पॉइंट्स को पढ़ते हैं।
द फर्म हैज वैल्यूएबल नो हाउ दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे अगर आपकी जो लाइसेंस आप किसी को देंगे तो आप लाइसेंस के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके अंदर अपनी जो नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो बेहतर है लाइसेंस ना दो, आप यहाँ पे क्या करो, एफटीआई करो। तो पहले के अंदर क्या आ रहा था कि एफटीआई करना बेहतर नहीं है, पर सेकंड के अंदर आ रहा है बेहतर है। Firm needs tight control over a foreign entity in order to maximize its market share and earnings in that country. तो अगर आप चाहते हो कि टाइट कंट्रोल आपका रहे तो फिर आपको वहां पे एफटीआई करनी ही पड़ेगी, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Firms skills and capabilities are difficult to replicate in a foreign market. तो आपके जो skills और capabilities हैं यहाँ पे उनको बाहर कॉपी कोई नहीं कर पाएगा, रेप्लीकेट बेसिकली सही से नहीं कर पाएगा। तो आप किसी को लाइसेंस दे भी देंगे तो शायद वो आपकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को वहां पे रेप्लीकेट ना कर पाए और वहां पे आपको उसका फायदा ना दिला पाए। तो बेहतर है आप खुद ही जाएं, आप एफटीआई करें। तो हमारे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एफडीए सूटेबल लग रहा है, बट पॉइंट नंबर 1 के अंदर एफडीए सूटेबल नहीं लग रहा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहां पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए तो अगला सवाल है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द आईएमएफ फैसिलिटीज अवेलेबल टू मेंबर कंट्रीज? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेंडिंग, कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आईएमएफ की फैसिलिटीज ऑप्शन नंबर जो पॉइंट नंबर ए है वो तो पक्का पक्का है, ये तो आप आसानी से लगा लेंगे, ए और डी तो आप आसानी से लगा लेंगे कि हाँ ये तो हमारी आईएमएफ की फैसिलिटीज हैं। बट कंफ्यूजन होगा बी और सी में से कौन से वाले को इंक्लूड किया जाए। हो सकता है कि आपको टेम्पटेशन हो कि मैं यहाँ पे बी को इंक्लूड कर लूं, बट ए बी और डी तो आपको आंसर भी नहीं दिखेगा, ए सी और डी ही आंसर दिख रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बट देखो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेंडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोग्राम हमारे वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है, बहुत ही मिलते जुलते प्रोग्राम है। एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेंडिंग है और एक है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो फैसिलिटी हमारी आईएमएफ से जुड़ी हुई है और जो लेंडिंग वाला जो प्रोग्राम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लेंडिंग वाला, ये आपके वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है टर्म्स के बीच में, और इतना माइन्यूटली आपसे सवाल पूछा गया तो केवल वही आंसर कर पाएगा जिसने बहुत ही बारीकी से चीजों को पढ़ा हुआ है। तो आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर करें और तभी आप अपने करेक्ट आंसर को यहां पे मार्क कर पाएंगे। करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द ड्राइवर्स फॉर इंक्रीज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन इंडियन स्टॉक मार्केट इन रीसेंट टाइम्स। तो हमारी स्टॉक मार्केट में बाहर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज आए, उसका क्या कारण यहां पे आप दे सकते हैं। तो ये सवाल हमसे ऐसा कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सवाल पूछा गया है या तो किसी रिसर्च पेपर में से या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में से उठाकर पूछा गया है। जैसे मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक रिपोर्ट मिली भी, एक बहुत ही बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसने यहाँ पे ऐसी कुछ फाइंडिंग्स बता रखी थी। तो अब जो स्टॉक मार्केट पे आपने सवाल पूछा है, तो स्टॉक मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल होती है, पल पल बदलती रहती है। तो अभी भी आपकी देख सकते हैं स्टॉक मार्केट कितना फ्लक्चुएट करती रहती है। तो रीसेंट टाइम्स स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही सब्जेक्टिव से टर्म है। रीसेंट टाइम का मतलब पिछले महीने है, 6 महीने है, साल है, 3 साल है, 5 साल है, कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से सवाल इतना सही से फ्रेम नहीं किया गया है। फिर भी एक बार यहां पे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक ड्रिवन लिक्विडिटी आउटफ्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न कैपिटल मार्केट। तो कोविड-19 के कारण जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इंडिया में पैसा डाला गया। तो हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है जिसको मैं आंसर में इंक्लूड कर सकता हूं। जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन रीलोकेशंस, इंक्रीज्ड इंडिया वेटेज इन एमएसआई एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो एमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया की वेटेज बढ़ी, तो ये कारण हो सकता है। स्टीप डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट इन लार्ज मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमीज। तो बाहर आपके इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो इन्वेस्टर्स आके इंडिया में पैसा लगाने लगे, ऐसा कुछ कारण भी हो सकता है। फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब ये इंडियन स्टॉक मार्केट तो बहुत ही फ्लक्चुएट करती रहती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कब फेवरेबल है कब अनफेवरेबल है ये बहुत ही जल्दी बदल सकता है। तो इसको तो मैं इंक्लूड नहीं कर सकूंगा अपने आंसर में, इसके बेसिस पे तो मैं अपना आंसर नहीं लगा सकूंगा। तो मैं अपना आंसर दे सकता हूं ए, सी और डी के बेसिस पे कहीं ना कहीं दे सकता हूं, बी को भी इंक्लूड कर सकता हूं। तो ऑफिशियल आंसर की जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 2 का ही दिया है। बट अगेन ऐसा जो सवाल है मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस सवाल के अंदर बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और रीसेंट टाइम्स ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव वर्ड्स हैं। फिलहाल इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है, द रीजंस व्हाई फर्म एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंस आर: एंटर न्यू मार्केट्स,
abide by government regulations, reduce manufacturing cost, developing and diffusing technology. तो हमारी जो फर्म्स हैं वो स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्यों एंटर करती हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमारी फर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस में एंटर करती हैं ताकि नई मार्केट्स में एंटर कर सकें, दोनों एक साथ काम करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर सकें, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें, गवर्नमेंट रेगुलेशन से अबाइड कर सकें। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो ए, सी और डी यही हमारे अप्रोप्रिएट आंसर है, यही हमारे डायरेक्टली जुड़े हुए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनने के रीजन से, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहां पे सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम द केस फॉर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्लेम्स। तो हमारे पास दो एक्सचेंज रेट हो सकते हैं। एक आपके पास हो सकता है फिक्स्ड, जहां पे आपकी जो सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है, सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो एक्सचेंज रेट को यहां पे फिक्स कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसके अंदर हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करता है। हमारी जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं वो एक्सचेंज रेट को यहां पे डिटरमाइन करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए आपको केस यहां पे बनाना है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि उसके फायदे हमसे यहां पे पूछे जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, far from correcting trade imbalance, depreciating a currency in the foreign exchange markets tends to cause price inflation। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो मुझे लग रहा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से जुड़ा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से क्या होगा कि हमारा जो रुपी है, करेंसी है, वो डिप्रिशिएट कर जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, रुपी हमारा सस्ता हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा कि हमें डॉलर महंगा पड़ेगा, डॉलर महंगा पड़ेगा तो आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम की कहीं ना कहीं मुझे कुछ नुकसान बताने की कोशिश लग रही है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम आर वल्नरेबल टू स्पेकुलेटिव प्रेशर। तो आपकी फ्लेक्सिबल या जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसके अंदर आपकी डिमांड और सप्लाई डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं, और यहाँ पे आपके जो बायर्स और सेलर्स हैं वो स्पेकुलेटिव प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद है गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर आप अपना एक्सचेंज रेट इस तरीके से फिक्स कीजिए कि इंडिया का सामान बाहर जो है कॉम्पिटिटिव रहे, इंडिया का सामान बाहर के लोगों को सस्ता लगे। बट इसमें आपका एक नेगेटिव डाउनसाइड भी ये हो सकता है कि अगर आप इस तरीके से एक्सचेंज रेट फिक्स करेंगे कि रुपी की वैल्यू, आप रुपी को सस्ता रखेंगे एज कंपेयर टू डॉलर, तो उस केस में बाहर के लोगों को तो इंडिया का सामान सस्ता लग सकता है, बट इंडिया के लोगों को बाहर का सामान महंगा लग सकता है। तो ये इसका डाउनसाइड भी हो सकता है। इसके बाद है द नीड टू मेंटेन अ फिक्स एक्सचेंज रेट इंपोजेस मॉनेटरी डिसिप्लिन ऑन अ कंट्री। तो फिक्स एक्सचेंज रेट जब भी मेंटेन करते हैं तो देखने को मिलता है कि हमारे जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं वो कुछ गोल्ड रिजर्व्स अपने पास रखते हैं, और उसी के हिसाब से आपका जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। तो इस तरीके से एक मॉनेटरी डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन्ड रहता है। तो मेरे को तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही लग रहा था, बट ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, इस सवाल को ज्यादा अच्छे से फ्रेम नहीं किया हुआ है। अगर आपका कोई और ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 में हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं और लिस्ट 2 में हमें दे रखी है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास यूएनसीटीएडी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और सबसे पहली टर्म हमें दे रखी है बाली पैकेज। तो बाली पैकेज तो सीधा सीधा आपका डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है, तो आपका 1 तो 4 से मैच करेगा। बी है टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरियाज ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। तो ये प्राइमरीली काम है यूएनसीटीएडी का, तो बी आपका जो है वो 1 से मैच करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन जो है वो आईएमएफ प्रमोट करता है, सी आपका 2 से मैच करेगा। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर बिल्डिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, ऐसे लोन्स आपके जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रोवाइड करेगा, तो डी आपका 3 से मैच हो जाएगा। सो करेक्ट मैचिंग जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर 3 में बनेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो यहां पे अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग से जुड़ा हुआ। तो असर्शन हमें यहां पे दे रखी है, the main reason for companies to move to global market is to take advantages of the economies of scope. Reason है economies of production arise due to the competitiveness index of the country in which the companies produce. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के बारे में बता रही है कि हमारी जो कंपनीज है ग्लोबल मार्केट में क्यों मूव कर जाती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का फायदा लेने के लिए।
तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप दोनों अलग अलग होती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है बेसिकली आपकी वैरायटी से जुड़ी हुई है। अगर आप एक जैसे प्रोडक्ट बनाओगे, अगर आप थोड़ी सी वैरायटी ले आओगे बट एक जैसे प्रोडक्ट की ले आओगे, जैसे आप अभी मान लीजिए जायंट्स के जूते बना रहे हैं, अब आप बच्चों के जूते भी बनाने शुरू करते हैं, तो सेम आपका इक्विपमेंट बच्चों के जूते बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो थोड़ी सी वैरायटी लाने से आप इक्विपमेंट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और यहाँ पे आप इसके गेन्स जो हैं वो ले पाएंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जब कंपनीज एंटर करती हैं, वो हमारा थोड़ा सा वैरायटी लाकर कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाकर वो यहाँ पे ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अपनी डोमिनेंस बना लेती हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप को तो हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से लिंक कर सकते हैं। Economies of production arise due to the competitiveness index of the country in which the companies produce. तो इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन तो आप सभी जानते हैं कि तब अराइज होती है जब हम बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपका जो रीजन है वो सही नहीं है, असर्शन वाली स्टेटमेंट ही केवल सही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following factor does not influence the flow of FDI under demand factor? तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और इसको इफेक्ट करने वाले जो हमारे फैक्टर्स है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ हमारे डिमांड फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ हमारे सप्लाई फैक्टर भी हो सकता है, गवर्नमेंट फैक्टर भी इसके अंदर आ सकता है। तो अब आपको बताना इनमें से कौन सा डिमांड फैक्टर नहीं है। तो डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले कि कंज्यूमर्स की डिमांड जो है उसको फॉलो कर रही है एफडीआई, ऐसी कुछ हम बात यहाँ पे करने वाले। हम देख रहे हैं कि जहां पे डिमांड होगी, जहां पे सामान की डिमांड होगी, वहां पे जाके हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। ऑप्शन है कस्टमर एक्सेस, तो कस्टमर एक्सेस तो बिल्कुल कंज्यूमर वाला पार्ट, डिमांड वाला पार्ट ही हो गया। फॉलो राइवल्स, तो आपके राइवल्स जहां पे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपके राइवल्स भी डिमांड को फॉलो करते हुए कहीं जा रहे होंगे, तो अगर आप भी उनको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डिमांड वाली साइड की ही बात कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो अ डिमांड साइड फैक्टर। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी देखो, रिसोर्सेज आपको किस लिए चाहिए? रिसोर्सेज आपको चाहिए सामान बनाने के लिए, है ना। आप सामान को बनाएंगे तभी तो उसको बेचेंगे, आप इनपुट डालेंगे तभी तो आपका आउटपुट आएगा। इनपुट वाले जो फैक्टर है ये बेसिकली हमारे सप्लाई वाले फैक्टर होंगे। आउटपुट जो है आपको कस्टमर को बेचना है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं डिमांड वाले फैक्टर होंगे। तो अब जो हमारे रिसोर्स अवेलेबिलिटी है तो ये हमारा जुड़ा हुआ है इनपुट से। रिसोर्स इज बेसिकली एन इनपुट फॉर अस। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी हमारा सप्लाई साइड फैक्टर होगा, ना कि डिमांड साइड फैक्टर। आपके पास रिसोर्सेज है, आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, सामान बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, सस्ते रिसोर्सेज मिल जाए, तो अगर आप वो चीज को तलाश कर रहे हो, उसके बेसिस पे एफडीआई कर रहे हो, देन दिस इज अ सप्लाई साइड फैक्टर। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आपने यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना है। तो किसी कंट्री के अंदर, किसी रीजन के अंदर आपको लगता है मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे राइवल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहीं ना कहीं डिमांड से लिंक कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये सप्लाई से भी लिंक हो सकता है, बट हाँ ये डिमांड से भी लिंक हो सकता है, बट जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो आपका हमेशा सप्लाई से ही लिंक्ड रहेगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिलेटेड टू सप्लाई, और इसीलिए हम इसे डिमांड फैक्टर में नहीं डाल सकते। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, और इसी अप्रोच से आपको सवालों को यहाँ पे टैकल करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री in foreign markets starting with the mode of entry having least commitment, risk, control and profit potential। तो आपको इन्हें अरेंज करना है और आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां पे आपकी कमिटमेंट, रिस्क, कंट्रोल, प्रॉफिट सबसे कम हो, और आपको फिर ज्यादा वाले पे मूव ऑन करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और ऑप्शंस दे रखे हैं, और प्यारे दोस्तों जो भी एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, वो एक ऑप्शंस पे भी अपनी नजर रखेगा। जैसे आप ऑप्शंस पे नजर रख रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है पहले हर एक में डी और बी ही आ रहा है, तो आपको सबसे पहले वाला ढूंढना है, तो वो आपको डी और बी में से ही चूज करना है कि कौन सा आपका पहले आना चाहिए। अब देखते हैं जी, यहाँ पे बी हमें दिया, कंपनी स्टार्ट्स एक्सपोर्ट्स वर्किंग थ्रू डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एजेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात हो रही है कि कंपनी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रही है और उसके लिए वो एजेंट्स का सहारा यहाँ पे ले रही है। इसके बाद हमारा डी वाला देखते हैं एक बार, कंपनी स्टार्ट्स एक्सपोर्ट यूजिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट एंड ओवरसीज सेल्स ब्रांच। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी ने अपना ही एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट सेटअप कर लिया है और अपनी ही ओवरसीज में कोई सेल्स ब्रांच सेटअप कर ली है। तो यहाँ पे तो कंपनी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई एक्सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा?
पहले हम इनडायरेक्ट करेंगे फिर डायरेक्टली करेंगे, तो पहले बी आएगा और फिर हमारा यहाँ पे डी आएगा। तो पहले बी और बाद में डी, और इसी हिसाब से यहाँ पे आपके 1 और 4 ऑप्शन कट जाते हैं। इसके बाद लास्ट में तो दोनों में अब सी ही आ रहा है, लास्ट में दोनों में सी ही आ रहा है, कंपनी ज्वाइन करता है हैंड्स लोकल इन्वेस्टर के साथ, लास्ट में दोनों में सी आ रहा है, तो अब इसे तो नहीं छेड़ सकते। अब हमें यहाँ पे चूज करना है कि दोनों में से ई और ए में से कौन सा पहले आएगा। ए हमारे पास है, कंपनी हायर्स अ लोकल मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। कंपनी एक लोकल मैन्युफैक्चरर को हायर कर रही है जो कि सामान को प्रोड्यूस करने वाला है, और हमें यहाँ पे ई दिया हुआ है, कंपनी ऑफर्स अ कंप्लीट ब्रांड कंसेप्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू एन इन्वेस्टर इन रिटर्न ऑफ सर्टेन फीस। तो जो ए वाला बेसिकली है यहाँ पे, ये बेसिकली आउटसोर्सिंग से जुड़ा हुआ है, और जो मेरा ई वाला है ये बेसिकली जुड़ा हुआ है फ्रेंचाइजी से। आप कुछ फ्रेंचाइजी या कुछ लाइसेंस दे रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं कि आप कंप्लीट ब्रांड कंसेप्ट, कंप्लीट सिस्टम दे रहे हैं इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर उसके बदले आपको कोई फीस वगैरह दे देगा। तो अब हमारे पास इन दोनों में से कौन सा पहले आना चाहिए। देखो, आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर को आप हायर कर रहे हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इतना हाई लेवल का नहीं है, आप केवल प्रोडक्शन में ही उसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ काम उससे करवा रहे हैं। बट ये वाला जो फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग वाला काम है, ये थोड़ा सा आगे लेवल का चला जाता है। आप यहाँ पे ज्यादा अर्न भी कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल भी आपका हो सकता है, क्योंकि आप अपना पूरा ब्रांड ही यहाँ पे दाव में लगा रहे हैं। तो ए आपका पहले आएगा और ई आपका बाद में आएगा, और इसी हिसाब से करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को अप्रोच करना था। 2 और 3 तक आप पहुंच जाते। हो सकता है आपको 2 और 3 में चूज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, बट फिर भी आप एक बहुत क्लोज गेस लेते अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाते। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following is not the assumption of theory of absolute and comparative advantage। तो हमारे पास ये जो दो थ्योरीज हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ की, कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो की, तो इन थ्योरीज की कौन सी अजम्पशन नहीं है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो अगर आपको इन थ्योरीज की बेसिक जानकारी है तो कहीं ना कहीं हम इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अजम्पशंस जो हैं सभी थ्योरीज की, सभी मॉडल्स की, चाहे आपके इंटरनेशनल बिजनेस के हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे आपके अकाउंटिंग के हैं, चाहे आपके फाइनेंस के हैं, तो आपको सभी की अजम्पशंस ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि अजम्पशंस को लेकर काफी सवाल पेपर में आ जाते हैं। अब पूछ रहे कि कौन सी अजम्पशन नहीं है। कंट्रीज आर ड्रिवन ओनली बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो जब हम इन थ्योरीज की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे बातें करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम किस तरीके से हमारी जो कंट्रीज है वो गुड्स को प्रोड्यूस करे कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसी बातें हम यहाँ पे डेफिनेटली करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा अजम्पशन में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 कंट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ जस्ट 2 गुड्स। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 कंट्रीज रहती है और 2 ही गुड्स हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात करी गई है। There are transportation cost for shipping goods from one country to another। अब ये वाली बात यहाँ पे गड़बड़ है। हम इन थ्योरीज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि कंट्री ए से अगर कंट्री बी में सामान जाएगा तो कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, कंट्री ए बी से ए में आएगा तो कितना ट्रांसपोर्टेशन का, शिपिंग का खर्चा आएगा। इस चीज को हम कंसीडर नहीं करते, इट इज टेकन एज निल। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। तो इसीलिए ये वाली एजम्पशन आपकी यहाँ पे गलत लिखी हुई है। लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो बिल्कुल हम यहाँ पे केवल और केवल लेबर की ही बात करते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से हम लेबर को एफिशिएंटली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको आज के समय में सवालों को आंसर करना है तो आपको ऑप्शंस को ध्यान में रखना है, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑप्शन में गड़बड़ की गई है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, an approach of managing international operations in which nationality is downplayed and the firm actively searches on worldwide or regional basis for the best people to fill key positions is known as geocentric approach, ethnocentric approach and polycentric approach। आपको बताना है कि क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है। ऑप्शंस पे नजर तो आपको साथ में रखनी ही पड़ेगी, तीनों तो आंसर नहीं हो सकते, या 2 चूज करना है या 1 चूज करना है। तो अब यहाँ पे ये 3 अप्रोचेस हैं प्यारे दोस्तों, और ये अप्रोचेस आपने पढ़ी हुई हैं तो आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। ये अप्रोच के अंदर हो सकता है आपने ये वाली पर्टिकुलर लाइन ना पढ़ी हो जो कि सवाल में पूछी जा रही है, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है कि ये अप्रोच कहती क्या है तो फिर भी आप उस कंसेप्ट को यहाँ पे इनडायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं सबसे पहले
एथनोसेंट्रिक अप्रोच की, EPG, आर तो यहां पे नहीं है, EPG की बात करते हैं, तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो हम अपनी जो होम कंट्री है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। जो सामान हम अपनी होम कंट्री में बना रहे हैं उसी सामान को बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, एज इट इज एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई चेंजेस की बात नहीं करते हैं। तो अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो हम वर्ल्ड वाइड बेसिस पे तो यहाँ पे अच्छे लोगों को ढूंढने वाले नहीं है। हम यहाँ पे होम कंट्री को ही बेस्ट मानते हैं, होम कंट्री की चीजों को ही लेकर पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। तो हमारा जो एथनोसेंट्रिक है वो आंसर नहीं होना चाहिए। ए एंड बी ओनली और बी एंड सी ओनली, ये आंसर मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। मैं तो इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर देता क्योंकि मैंने एथनोसेंट्रिक अप्रोच पढ़ी हुई है, मुझे आती है। इसके बाद है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। देखो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर क्या होता है कि आप हर कंट्री को यूनिक समझते हो, हर कंट्री को यूनिक समझते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाते हो, तो कहीं ना कहीं यूनिकनेस वाला एलिमेंट आता है। तो ये पॉलीसेंट्रिक होता है। तो पॉलीसेंट्रिक हो सकता है। और अगला हमारे पास है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है कि आप पूरे वर्ल्ड को कंसीडर करते हो, पूरे वर्ल्ड की मार्केट को कंसीडर करते हो और कुछ ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड सामान बनाते हो जो कि आप पूरे वर्ल्ड की मार्केट को दे सको, पूरे वर्ल्ड की मार्केट को आप कैटर कर सको। तो जियोसेंट्रिक के अंदर हमारा फोकस पूरे वर्ल्ड पे रहता है। और मैं पक्का पक्का ये कह सकता हूं कि इसके अंदर जो आंसर होगा उसमें जियोसेंट्रिक अप्रोच तो आना ही चाहिए। पॉलीसेंट्रिक को लेकर मैं श्योर नहीं था, बट जियोसेंट्रिक में आई एम डैम श्योर कि ये तो आना ही चाहिए। इसके अंदर हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, तो हम अगर रिक्रूटमेंट करने वाले, अच्छे लोगों को रखने वाले, तो भी वर्ल्ड वाइड बेसिस पे यहाँ पे देख के ही रखने वाले हैं। तो जियोसेंट्रिक पक्का पक्का आएगा। अब दो में से मुझे एक ही चूज करना है, या तो पॉली या जियो। तो मैं जियो की तरफ जो है वो यहाँ पे पक्का से श्योर हूं कि जियो तो आना ही चाहिए, और इसीलिए मैं ऑप्शन यहाँ पे चुनूंगा ए ओनली। ऑप्शन नंबर 2 जो है उस वो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे बनेगा, एंड दिस इज द ऑफिशियल आंसर। तो इस अप्रोच से आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना था। जरूरी नहीं है कि आपने हर चीज पढ़ी हो जो पेपर में पूछ रहे हैं, बट आपको बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप उसे अप्लाई कीजिए और अपना जो आंसर है उसे मार्क करने की कोशिश कीजिए, और यही अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगी। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग यहाँ पे करनी है। लिस्ट 1 में कुछ ट्रेड कंसेप्ट्स दिए हैं और लिस्ट 2 में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इन्हें मैच करने की। सबसे पहले हमें दिया है जी गैट्स। गैट्स आपका जुड़ा हुआ है सर्विसेज से, और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे तो आपको सर्विसेज कहाँ देखने को मिल रहा है? सर्विसेज आपको पहले वाले में देखने को मिल रहा है और चौथे वाले में भी आपको सर्विसेज देखने को मिल रहा है। पहला वाला कह रहा है एक्सटेंड्स मल्टीलेटरल रूल्स एंड डिसिप्लिन टू सर्विसेज। तो आपके जो गुड्स के रूल थे हमने उनको सर्विसेज पे भी एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ही कि हमने गैट्स के अंदर। और चौथा कह रहे हैं कि हमें कोई सप्लायर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, प्रिवेंट्स कंट्रीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द फॉरेन सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज। तो ए ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि 1 से ही मैच होना चाहिए, हाँ, बट बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी है कि 4 से मैच हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल 1 से कोई ज्यादा अप्रोप्रिएट मिल जाए मैच करने को। तो ए 1 और 4 से ही मैच हो सकता है, उससे और किसी से तो नहीं हो सकता है। इसके बाद है हमारा ट्रिप्स। ट्रिप्स हमारा जुड़ा हुआ है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे कहीं देखने को मिल नहीं रहा है, फिलहाल आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे बात होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, कि कई बार हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, तो वो यहाँ पे आपकी इस एग्रीमेंट में कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप इसे किससे मैच कर सकते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें जो है ना पॉइंट नंबर 3 में की गई है, रेफर्स टू सर्टेन कंडीशंस इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। इसके बाद है एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि आपने अगर किसी एक कंट्री को ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया तो बाकी को भी सबको आपको दर्जा देना पड़ेगा, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी कंट्री के अगेंस्ट। तो ये आपका जो है 4th पॉइंट में ऐसे ही लिखा हुआ है, प्रिवेंट्स कंट्रीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग द फॉरेन सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज। तो ए वाला जो है 4 से तो मैच नहीं करेंगे, 4 वाला एमएफएन से ज्यादा बेहतर मैच हो रहा है, तो ए वाला 1 से ही मैच कर देंगे। सी वाला तो 3 से मैच हो ही रहा था, और बचा बी और 2, इसको भी मैच कर लेंगे। ऑप्शंस पे भी साथ में नजर रखेंगे तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ये प्यारे दोस्तों जो हमारा बर्न कन्वेंशन है ना, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो ये चीज भी अब आपको ध्यान में रखनी है, अगर ऐसे सवाल आगे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ट्रिप्स है, वो बर्न कन्वेंशन के अंदर भी कवर अप होता है, जिसका इंडिया सिग्नेटरी है। ऐसी बात भी आपको आगे ध्यान में रखनी है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई इनमें से कौन सा ऑप्शन में आ रहा है आपको वो पहचानना है।
A speculator trying to make profit by buying company shares on a foreign stock exchange. तो देखो जी, हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें फर्क रहता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप कुछ डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं या फिर एक बहुत बड़ा स्टेक आप एक्वायर करते हैं फॉरेन कंपनी के अंदर, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। बट अगर आप कुछ छोटी मोटी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं। तो पहले वाले केस में आपकी स्पेकुलेशन की बात चल रही है, कुछ छोटी मोटी ट्रेडिंग की बात चल रही है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज एन एफडीआई। इंडियन एनर्जी कंपनी बाइंग टेरिटरी अब्रॉड वेयर इट एक्सपेक्ट्स टू फाइंड ऑयल रिजर्व। तो हमारी इंडियन एनर्जी कंपनी है, जैसे ओएनजीसी है, उसने बाहर कोई टेरिटरी खरीदा, उसे लगता है बाहर हमें कोई ऑयल रिजर्व मिल सकता है, तो इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपने बाहर कोई डायरेक्टली कुछ एक्वायर किया, डायरेक्टली आपने इन्वेस्ट किया, कुछ एक हैंडसम अमाउंट आपने यहाँ पे डेफिनेटली स्पेंड किया होगा, डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, लॉन्ग रन के लिए आप काम करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एफडीआई के वो इसके अंदर पूरे हो रहे हैं। बट फिलहाल आगे बढ़ के बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अ टूरिस्ट परचेजिंग फॉरेन करेंसी टू स्पेंड ऑन अ हॉलीडे अब्रॉड, तो ये तो बिल्कुल ही आपका एफडीआई नहीं होगा। कंपनी साइनिंग एन एग्रीमेंट विद अ होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स, तो बेसिकली ये तो आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सपोर्टिंग को लेकर आपने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया है, होलसेलर अपॉइंट कर लिया है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स, तो ये भी एफडीआई तो नहीं है। तो केवल जो आपका सेकंड वाला पॉइंट है जिसमें आप खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली बाहर कुछ खड़ा कर रहे हैं, स्टेक एक्वायर कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी खरीद रहे हैं, तो इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आपकी जो कुछ कुछ इंट्यूशन है उसको आपको ऐसे सवालों में अप्लाई करना है और उससे आप इन सवालों के सही आंसर दे पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें एक असर्शन रीजनिंग का सवाल दिया है। असर्शन हमें यहाँ पे दिया, सस्टेन्ड करंट अकाउंट सरप्लस encourages द गवर्नमेंट टू लिबरलाइज इंपोर्ट्स एंड कैपिटल मूवमेंट्स। तो अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है, करंट अकाउंट सरप्लस में जाने का क्या मतलब है, देखो आपके बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट और एक आपका यहाँ पे होता है जी कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाता है और आपके कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाती है। तो ये सब चीजें हमारी करंट अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो करंट अकाउंट सरप्लस अगर आपका हो रहा है तो कहा गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंकरेज हो जाएगी कि वो और लिबरलाइज कर दे इंपोर्ट्स को, कैपिटल मूवमेंट्स को। करंट अकाउंट में सरप्लस है यानी कि हम डॉलर ज्यादा कमा रहे हैं और डॉलर बाहर खर्चा कम कर रहे हैं। तो हाँ, हम बाहर खर्चा कम कर रहे हैं तो हमारे पास मार्जिन है, गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को लिबरलाइज कर सकती है, कैपिटल मूवमेंट्स को लिबरलाइज कर सकती है, हम बाहर इन्वेस्टमेंट्स भी और बढ़ा सकते हैं क्योंकि अब काफी कमाई तो हो ही रही है करंट अकाउंट में। Current account and balance of payment positions of a country can significantly influence its economic policies. तो बिल्कुल सही बात है कि आपका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है और आपको जो बीओपी की पोजीशन है वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट्स पे लगाम लगानी पड़ती है, इंपोर्ट्स को कम करना पड़ता है। अगर सरप्लस में है तो हम इंपोर्ट्स को लिबरलाइज कर सकते हैं। तो जैसे असर्शन और रीजन यहाँ पे आपने देखा, जैसे मैंने आपको समझाया, बिल्कुल दोनों सही बनती हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट्स को लिबरलाइज कर रही है और उसका रीजन भी कहीं ना कहीं आपका करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों चीजें आपकी मैच भी कर रही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी सही से कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर आपको मार्क करना था ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज द ऑफिशियल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following forms of the purchasing power parity states that the changes in the spot rates over a period of time reflect the changes in the price levels over the same period in the currencies of the concerned economies? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और देखो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि परचेसिंग पावर पैरिटी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट फॉर्म और एक हमारे पास होता है रिलेटिव फॉर्म। तो एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव में से ही आपको आंसर चूज करना है, 3 और 4 आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज आएगा वो हमारा इट वुड डिपेंड ऑन द चेंज इन द प्राइस लेवल ओवर द सेम पीरियड, यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट होगा दैट इज गोइंग टू इफेक्ट कि हमारा फ्यूचर में एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो रिलेटिव परचेसिंग पावर्टी आपको ये पैरिटी आपको ये चीज बताती है कि कैसे इन्फ्लेशन में चेंज आने से आपके एक्सचेंज रेट में चेंज आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका
ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा। तो एक बहुत सीधा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। चलिए हमारे पास अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टेरिफ बैरियर। तो देखो दो बैरियर होते हैं, एक टेरिफ बैरियर, एक नॉन टेरिफ बैरियर। अगर नॉन टेरिफ बैरियर नहीं है यानी कि वो टेरिफ बैरियर आपका होने वाला है। तो कोटास है, कस्टम्स एंड एंट्री प्रोसीजर है, कंबाइंड रेट है और एक्सचेंज कंट्रोल है। देखो जो आपके टैरिफ बैरियर होते हैं वो आपके टैक्स रेट से जुड़े होते हैं, और जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, टैक्स के अलावा हम जो भी बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, चाहे कोटा फिक्स कर दिया, चाहे कोई ऐसे प्रोसीजर्स बना दिए, कोई और कंट्रोल्स लगा दिए, वो सारे नॉन टैरिफ बैरियर में आ जाएंगे। तो कोटा, कस्टम एंड एंट्री प्रोसीजर, एक्सचेंज रेट, ये आपके नॉन टैरिफ बैरियर हो जाएंगे। और हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 बचेगा कंबाइंड रेट वाला, ये हमारा यहाँ पे टैरिफ बैरियर हो जाएगा। तो रेट के अंदर आपके टैरिफ्स आ जाते हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, ड्यूटीज आ जाते हैं, एंड दे वुड बिकम टैरिफ बैरियर्स। चलिए जी, तो आते हैं अगले सवाल की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉल्स अंडर जियोसेंट्रिक काइंड ऑफ इंटरनेशनल ओरिएंटेशन। तो आपके जियोसेंट्रिक इंटरनेशनल ओरिएंटेशन में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आने वाली है? देखो हमारे पास ना ईपीआरजी मॉडल है, जो कि बात करता है आपके एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म की। तो एथनोसेंट्रिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमारी ओरिएंटेशन होम कंट्री की रहती है, हम होम कंट्री में जो काम कर रहे हैं उसी काम को बाहर की कंट्री में भी कर लेते हैं। जब पॉलीसेंट्रिज्म की बात रहती है तो होम कंट्री को अलग रख देते हैं और बाहर की कंट्री में देखते हैं कि उनका कैसे काम होना चाहिए, उनकी कैसी रिक्वायरमेंट है, और वहां के तौर तरीकों से काम करते हैं। वहां के लोकल बेसिकली जो तौर तरीके, लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वहां पे काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास रीजियो सेंट्रिज्म आता है, जिसमें हम रीजनल मार्केट्स को बेसिकली बेस बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर जियो सेंट्रिज्म आता है, जिसमें हमारी जो ओरिएंटेशन हो जाती है ग्लोबल हो जाती है। हम पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरह यहाँ पे व्यू करते हैं और एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे ऑफर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जियो सेंट्रिक में कौन सा आपका स्ट्रेटेजी आएगा। एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी टू फॉरेन मार्केट, तो ये नहीं आएगा, ये आपका जो है एथनोसेंट्रिज्म में आएगा। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, यस दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। लोकलाइजेशन भी नहीं आएगा और ट्रेड ऑफ बिटवीन लोकलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी यहाँ पे नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द डिसरप्शन इन द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ऑप्शंस दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वेस्टर्न डोमिनेंस ओवर द सिस्टम, सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर इनटू गोल्ड इन 1971, ऑयल प्राइस शॉक ऑफ 1973। सबसे पहले आपको ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। देखो ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम था, उसके अंदर हमने गोल्ड और यूएस डॉलर को लिंक कर दिया। तो गोल्ड वाज द बेसिस फॉर यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर का जो वैल्यू रहेगा, जो उसका रेट रहेगा, इट वाज बिकॉज कि यूएस के पास उतना यहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ है, और बाकी करेंसीज को हमने यूएस डॉलर से यहाँ पे लिंक कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक समय आया कि यूएस की गोल्ड सप्लाई इतनी नहीं थी कि वो हमारे जो नंबर ऑफ डॉलर्स है इन सर्कुलेशन है उनको कवर कर पाए। तो गोल्ड और डॉलर के बीच में इम्बैलेंस हो गया। गोल्ड और जो डॉलर है उसका यहाँ पे जो बैलेंस था, इट डिटरमाइंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अब ये बैलेंस वहां पे टूटना शुरू हो गया, और इसी वजह से आपका ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो यहाँ पे टूट गया, और हमारी जो करेंसीज हैं दे बिगेन टू फ्रीली फ्लोट अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि हमारा जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जिसमें मार्केट फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं, वो सिस्टम कहीं ना कहीं हमें इवेंचुअली देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास जो रीजन बनेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डॉलर इनटू गोल्ड इन 1971। तो 1970s के अंदर हमें दिक्कत आ गई कि यहाँ पे हम गोल्ड को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास दिक्कत हो गई थी, और इसीलिए हमारे पास जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो ब्रेक हो गया, और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन गया। तो डिटेल में आप इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को समझेंगे तो ये आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशंस इज रिलेटेड टू सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सवाल आपसे पूछ रहे कि सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कौन सी इंटीग्रेशन जुड़ी हुई है। देखो जी, यहाँ पे सुपर नेशनल का मतलब हो गया कि बहुत बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से सबसे वाइडर स्कोप जिसका होगा उसे हमें चूज करना चाहिए। फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, और लास्ट में एक ऑप्शन दे दिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन ना देता तो मुझे लगता है इकोनॉमिक यूनियन आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसका स्कोप सबसे ज्यादा हो जाता है।
बट अल्टीमेटली ये सारे पार्ट किसके, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पार्ट है। और ऑफिशियल आंसर की में जो इसका आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे एडिक्वेट है, बट जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, और उसे ही यहाँ पे हमें फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो इकोनॉमिक यूनियन भी बहुत ब्रॉड होता है, बहुत वाइड होता है, बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में समा जाती हैं, और इसीलिए शायद ऑप्शन नंबर 4 का जो आंसर है वो हमें ऑफिशियली दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस फेवर स्प्रिंकल अप्रोच फॉर लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। देखो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपके पास अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं। तो एक अप्रोच आपके पास ये हो सकती है कि आप सभी मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट जो है वो एक टाइम पे ही लॉन्च कर दें। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और वो आईफोन पूरे वर्ल्ड में सभी मार्केट्स में एक साथ लॉन्च कर दिया, या फिर वो ऐसा करे पहले यूएस में लॉन्च करे, फिर उसे देखे कि क्या रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद इंडिया में जाए और यूरोप में जाए, दूसरी कंट्रीज में जाए, ऐसा भी कर सकता है। बट अगर हम स्प्रिंकल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने एक साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, अलग अलग मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को एक साथ यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो कैसे प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी आपको लगता है सुटेबल रहेगी? लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली शॉर्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूजफुल रहेगी। तो अगर आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल छोटा है तो बेहतर है कि आप उसे सभी जगह एक साथ ही लॉन्च कर दें। नहीं तो आप जब एक कंट्री में लॉन्च कर देंगे तो उसके बाद दूसरे कंट्री में आपको फटाफट से लॉन्च करना ही पड़ेगा इवेंचुअली, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल आपके प्रोडक्ट का ज्यादा नहीं है। तो सभी में एक साथ लॉन्च करेंगे तभी बेहतर रहेगा। competitive intensity of the market is very high with strong and fierce competitors। तो अगर आपके competitors काफी ज्यादा हैं तो अगर आप एक ही मार्केट में लॉन्च करेंगे तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर आपको बीट करने के लिए आपसे बेहतर प्रोडक्ट या आपके जैसा प्रोडक्ट और मार्केट में आपसे ज्यादा तेजी से ले आए। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड ओवर लॉन्च यहाँ पे कर दें, नहीं तो कॉम्पिटेटिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी और आप पीछे रह सकते हैं। तो ये रीजन भी कहीं ना कहीं हम स्प्रिंकल अप्रोच से जोड़ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ द एंट्री इन मार्केट्स इज रिलेटिवली हाई। अगर दूसरी मार्केट्स में एंट्री लेने की कॉस्ट काफी ज्यादा है, हाई है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप सभी मार्केट में एक साथ एंट्री करने लगेंगे तो आपको काफी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। सो ये आपका फेवर नहीं करेगा स्प्रिंकल अप्रोच को, तो इसे इग्नोर करते हैं। फर्म हैज लार्ज रिसोर्सेज टू मैनेज साइमल्टेनियस प्रोडक्ट लॉन्च इन मल्टीपल मार्केट। तो देखो अगर आपको एक प्रोडक्ट को मल्टीपल मार्केट्स में लॉन्च करना है तो ज्यादा रिसोर्सेज तो आपके पास होनी चाहिए, तो डी को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। The size of the target market is small with low growth potential। तो टारगेट मार्केट का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे आपकी स्प्रिंकल अप्रोच आई थिंक यूजफुल नहीं रहने वाली है। ये अप्रोच, ये वाला पॉइंट भी हमारे स्प्रिंकल अप्रोच से ज्यादा मैच नहीं करता है, और इसीलिए हमारे पास जो आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ए, बी एंड डी, जो कि सीधे सीधे मैच कर रहे हैं हमारी स्प्रिंकल अप्रोच से, और हमें यहाँ पे तीन ही चूज करने हैं। तो ए, बी एंड डी ओनली इट बिकम्स द बेस्ट आंसर। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे आपको कुछ थ्योरीज दी हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, और उसके अलावा कुछ आपको नेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं। चलिए सबसे पहले आपको दे रखा है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी आपको क्या कहती है? ये थ्योरी आपको कहती है कि हमारे जो नेशंस है वो कोशिश करते हैं गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा करने की। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 से, पॉइंट नंबर 2 से मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद आपकी है थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये कहती है कि जिन भी प्रोडक्ट्स में आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज है आप उनकी प्रोडक्शन करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे को इंपोर्ट कर लेंगे, और ये आपका 3 से मैच हो रहा है जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की जा रही है। इसके बाद हमारे पास है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर बात होती है रिलेटिव एडवांटेज की, कि जिसमें आपका रिलेटिव एडवांटेज ज्यादा है आप उसे प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो आप इसे 4 से मैच कर दीजिए। फिर आपका बचा फैक्टर एंडोमेंट। तो ये भी बहुत आसानी से मैच हो जाएगा कि जो भी आपका फैक्टर रिलेटिवली अबंडेंट है आपके पास, जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, आप उसको यहाँ पे यूज करके जो सामान बनता है आप उसे एक्सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये सवाल तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव्स एक्सप्लेन द लियोंटिव पैराडॉक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम थ्योरीज की बात करते हैं तो उसमें एक थ्योरी आती है हेक्सर ऑलिन थ्योरम, और ये थ्योरी आपकी फैक्टर एंडोमेंट्स पे बेस्ड है। ये थ्योरी कहती है कि जिस भी देश के पास कैपिटल ज्यादा होगा वो कैपिटल इंटेंसिव चीजों का एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी, और जिस भी देश के पास लेबर ज्यादा होगा वो लेबर इंटेंसिव चीजों का एक्सपोर्ट यहाँ पे ज्यादा करेगी। बट यहाँ पे हेक्चर ऑलिन थ्योरम का एक क्रिटिसिज्म बनता है, और ये लियोंटिव पैराडॉक्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो यूएसए, हमारे पास एक क्लासिक एग्जांपल ये बना था कि हमारे यूएसए जो है इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है।
तो हेक्सर ऑलिन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स करने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि ये लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स कर रही है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। तो हमें यूएसए के केस में उल्टा देखने को मिला, कैपिटल इंटेंसिव होते हुए भी वो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स कर रही थी और कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट्स कर रही थी। तो ऐसा हमें देखने को मिला था यूएसए के केस में, और इसे ही लियोंटिव पैराडॉक्स बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बन जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल है, यूएनसीटीएडी कंपाइल्ड ट्रांसनेशनैलिटी इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो यूएनसीटीएडी है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे एक इंडेक्स रिलीज करता है, ट्रांसनेशनैलिटी इंडेक्स, और इसे कंप्यूट करके हमें पता चलता है कि कोई भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कितनी ज्यादा ट्रांसनेशनल है, यानी कि कितने ज्यादा देशों में फैली हुई है, कितनी ज्यादा उसकी फॉरेन प्रेजेंस है, ऐसी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। अब ये जो ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स कंप्यूट होता है, इसमें हम मीन कंप्यूट करते हैं 3 रेशोज का। और कौन सी 3 रेशोज यहाँ पे कंसीडर की जाएंगी, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। देखो हमारे पास जो ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स के अंदर 3 रेशोज कंसीडर होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी कंपनी है उसके टोटल एसेट्स में फॉरेन एसेट्स कितने हैं, फॉरेन एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसमें टोटल जो उसकी सेल्स है उसमें फॉरेन की सेल्स कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है कंपनी में उसमें फॉरेन की एम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो अगर आपके फॉरेन एसेट ज्यादा, फॉरेन सेल ज्यादा, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, तो ये आपका ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स का वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपकी फॉरेन प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, फॉरेन एसेट सेल्स और एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स को यहाँ पे यूएनसीटीएडी कंपाइल करता है, कंप्यूट करता है। तो अभी हमारा जो आंसर है, आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर टू यू। और अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही आंसर बनेगा। 2, 3 और 4 के अंदर तो उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन बना रखे हैं जिससे कोई तुक नहीं बनेगी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का ही होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक आइडेंटिटीज स्टेट्स दैट 1 extra % अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 2% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। ऑप्शन है सेक्रीफाइस रेशियो, फिलिप्स कर्व, माइसरी इंडेक्स और आपका ऑक्कुंस लॉ। अभी प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये सारे जो टर्म्स आपको लिखे गए हैं इन सभी की बेसिक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो की बात करता हूं, तो सेक्रीफाइस रेशियो आपको ये बताती है कि देखो अगर आपका इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, काबू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ अपना प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो उस केस में आपके प्रोड्यूसर्स के पास इंसेंटिव होता है कि और ज्यादा प्रोडक्शन करें। बट अगर आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो उससे आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कितना प्रोडक्शन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसे कहीं ना कहीं मेजर करता है हमारा सेक्रीफाइस रेशो। इसके बाद है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बेसिकली आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप बताता है। एक तरफ इन्फ्लेशन है और एक तरफ है आपकी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर्स के पास इंसेंटिव है और ज्यादा प्रोडक्शन करें और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। बट अगर आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद है आपका माइजरी इंडेक्स। तो माइजर आप समझते हैं, कंजूस जैसे बन जाते हैं ना लोग, तो ये माइजरी इंडेक्स कुछ ऐसा मेजर करने वाला है। तो माइजरी इंडेक्स जो है ये मेजर करता है माइजरी को, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को मेजर करता है, और उसके लिए ये दो चीजों को कंसीडर करता है। कहते हैं कि माइजरी के लिए दो चीजें कंसीडर होंगे, एक आपका इन्फ्लेशन और एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे इन्फ्लेशन के रेट को और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को ये जोड़ देता है, ऐड कर देता है। और अगर आपका इन्फ्लेशन का रेट भी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी ज्यादा है, तो माइजरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, कंजूसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग अपनी खरीदारी वगैरह इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़कर इन दोनों के इफेक्ट्स को कंसीडर करके ये माइजरी इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं कंप्यूट किया जाता है। इसके बाद आते हैं जी ऑक्कुंस लॉ। हालांकि ये कहा जाता है कि माइजरी इंडेक्स भी आपका आर्थर ऑक्कुन से जुड़ा हुआ है और ऑक्कुंस लॉ भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ऑक्कुंस लॉ बेसिकली ये बात करता है कि अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी 1% से आपका अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे बढ़ेगा, 1% से अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे 2% का जीडीपी का नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट 1% से ही बढ़ रही है बट जीडीपी आपका 2% से गिर रहा है, ऐसा रिलेशन ये आपका बनाकर दिखाता है। अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में इनवर्स रिलेशन बताता है और वो भी डबल इनवर्स है कि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी 1% ही बढ़ रही है, 1 एक्स्ट्रा % अनएम्प्लॉयमेंट बट इट इज कॉस्टिंग यू 2% ऑफ द जीडीपी। तो ऐसा आपका ऑक्कुंस लॉ कहता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑक्कुंस लॉ ही बनेगा बिकॉज दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। चलिए तो अब यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट के ऊपर ये सवाल है। बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इंपोर्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, डिविडेंड पेमेंट टू होम कंट्री इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ फॉरेन सब्सिडरी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ लोन टू आईएमएफ। तो प्यारे दोस्तों हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे फॉरेन करेंसी के जो रिसीट्स और पेमेंट्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें लास्ट से शुरू करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टू आईएमएफ, तो आईएमएफ से लोन लिए फॉरेन करेंसी में होगा तो उसमें आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होगा। डिविडेंड पेमेंट टू होम कंट्री इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ फॉरेन सब्सिडरी, तो हमारे पास कोई इंडिया के अंदर सब्सिडरी बनी हुई है किसी बाहर की कंपनी की, तो अगर हम उसे डिविडेंड पे कर रहे हैं, होम कंट्री के अंदर जो कंपनी है या वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो वो फॉरेन करेंसी में ही पे करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री की करेंसी में ही पे करना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तो बाहर से ऑटोमोबाइल पार्ट खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट तो फॉरेन करेंसी डॉलर वगैरह में ही करनी पड़ेगी, तो देन अगेन इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को और शेयर थमा दिए, तो कोई करेंसी का लेन देन तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है और इसीलिए ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा, इट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है लोअरिंग ऑफ द कॉस्ट that a firm often experiences when it produces 2 or more products together than each alone is known as economies of scale, economies of scope, economies of specialization या फिर technical efficiency। तो प्यारे दोस्तों इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ये दोनों टर्म्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप एक प्रोडक्ट को बहुत बड़े स्केल पे बना रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। बट जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की बात करते हैं तो इसके अंदर आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और फिर भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। सर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं फिर भी कॉस्ट कम हो गई? एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप शर्ट बना रहे थे, अब शर्ट बना रहे थे तो आप शर्ट बना के एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे थे, अभी आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि साथ में आप हैंकर चीफ जो है वो भी बनाने वाले हैं, रुमाल भी बनाने वाले हैं। अब देखो आपको क्या फायदा होगा, जब आप शर्ट बनाते थे तो काफी सारा कपड़ा वेस्ट हो जाता था, काफी सारे जो कट पीस होते थे वो बचे रहते थे, वेस्ट हो जाते थे। अब आप उन्हीं कट पीस का जो इस्तेमाल है वो करके यहाँ पे हैंकर चीफ बना देंगे, तो आपका वेस्ट जो पड़ा हुआ था आपने उसका इस्तेमाल करके एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार कर दिया, तो दोनों को बनाने से आप देख सकते हैं कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी। जो वेस्ट आप फेंक रहे थे वो अब आपका काम में आ रहा है, आपकी हैंकर चीफ बनाने के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ रही है बट इनसे रेवेन्यू जरूर आपको जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने से आपकी कॉस्ट आपको कई बार लो होती हुई दिख जाती है और इसे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का नाम दिया जाता है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स का स्कोप बढ़ा दिया, ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो और उससे आपको ओवरऑल कॉस्ट आपको कम होते हुए दिख रहा है क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, एक का फायदा दूसरे को मिल रहा है। और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ही यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रेड रिलेशंस मिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रेड रिलेशंस मिक्स की।
तो ये जो सवाल है ना, इसे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। बेहतर होता कि अगर सवाल में शुरू में एक दो लाइन दे देते तो बैकग्राउंड बन जाता, बट कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेड रिलेशंस मिक्स किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोड्यूसर है, और ये जो प्रोड्यूसर है, ये हमारा यूएस बेस्ड प्रोड्यूसर है, यूएसए में बैठा हुआ ये प्रोड्यूसर। और लेट्स सपोज ये आपके मोबाइल फोन बनाने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नए तरीके से मोबाइल फोन बनाने वाला है, और अब ये पूरे वर्ल्ड में अपनी सप्लाई करेगा। अब इसे सप्लाई करने के लिए अलग अलग इंटरमीडियरीज का सहारा लेना पड़ेगा। इंटरमीडियरीज का सहारा लेगा, हो सकता है कि ये डायरेक्टली अपना सामान किसी एक पर्सन को बेचे और वो कंज्यूमर को बेच दे। हो सकता है वो मल्टीपल इंटरमीडियरी का सहारा ले, जैसे होता है ना, होलसेलर है, रिटेलर है, फिर फाइनल कंज्यूमर के पास जा रहा है। ऐसी इंटरनेशनल बिजनेस में भी यहाँ पे मल्टीपल इंटरमीडियरीज या फिर चैनल मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर, कंज्यूमर, तो ऐसा चेन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसे यहाँ पे नाम दिया गया ट्रेड रिलेशन मिक्स, कि आपका जो प्रोड्यूसर है और जो इंटरमीडियरीज है उनका यहाँ पे कैसा ट्रेड रिलेशन मिक्स हमें देखने को मिलेगा, उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं बनेगा। तो आइए सभी एलिमेंट्स को एक बार देखते हैं। प्रोडक्ट वेराइटी, प्राइस पॉलिसी, म्यूचुअल सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स टेरिटोरियल राइट्स। अब देखो, सबसे पहले लास्ट में ही देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर टेरिटोरियल राइट्स की बात की हुई है। देखो, हमारा जो यूएस बेस्ड प्रोड्यूसर है, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, हो सकता है वो उनकी टेरिटरी फिक्स कर दे। जैसे कहे कि एक मिस्टर एक्स है, ये जो है एशिया में बेचेगा, एक वाई है, वो उनकी टेरिटरी फिक्स कर दे, वो अफ्रीका में बेचेगा। तो टेरिटोरियल राइट्स की बात यहाँ पे हो सकती है कि उनके जो रिलेशन बनेंगे यहाँ पर, उसमें टेरिटोरियल राइट्स की बात होगी कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर का क्या टेरिटोरियल राइट होने वाला है, कौन सी टेरिटरी में वो बेचने वाला है। म्यूचुअल सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, ये भी आ जाएंगे ट्रेड रिलेशन मिक्स में। प्राइस पॉलिसी, अब प्राइस पॉलिसी भी हो सकती है, जैसे प्रोड्यूसर जो है वो हमारा 50% का जो रेट है उस पे भेजेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर 75% पे आगे रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर आगे 100% रेट पे कंज्यूमर को बेचेगा। तो ऐसा हमारे पास प्राइस पॉलिसी हो सकता है कि कितना डिस्काउंट कौन कौन आगे देने वाला है, ऐसा प्राइस को लेकर पॉलिसी बन सकती है हमारी पूरी सप्लाई चेन के अंदर। प्रोडक्ट वेराइटी को लेकर जनरली हमें यहाँ पे कोई डिस्कशन होता हुआ नहीं दिखेगा। प्रोडक्ट की वैरायटी तो वही रहेगी, जो आपके प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बना रहे हैं वही वैरायटी हमें देखने को मिलेगी, और इसीलिए इसे यहाँ पे हम एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन सीक्वेंशियल असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारी जो कंपनीज का इंटरनेशनलाइजेशन होता है वो किस सीक्वेंस में होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो एक बार आप फटाफट से पढ़िए क्या क्या यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनको ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सवाल आपको दिया हुआ है, साथ में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो इट्स बेटर कि हम साथ में एक बार ऑप्शंस पे भी नजर डाल लें। तो ये ऑप्शंस हमें जो दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले या तो बी आ रहा है या फिर ई आ रहा है। तो बी हमारे पास है डोमेस्टिक कंपनी, और ई हमारे पास है डोमेस्टिक कंपनी विद एक्सपोर्ट डिवीजन। अब जाहिर सी बात है कि पहले डोमेस्टिक कंपनी आएगी, फिर ही उसकी कोई एक्सपोर्ट डिवीजन बनेगी। तो बी पहले आना चाहिए, और इसीलिए हमारे पास वन वाला तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि वन तो पहले नहीं आएगा। अब बी के बाद आपको देखना है कि ई आएगा या ए आएगा। ई हमारे पास है डोमेस्टिक कंपनी विद एक्सपोर्ट डिवीजन, और ए हमारे पास है प्राइमरीली डोमेस्टिक कंपनी विद इंटरनेशनल डिवीजन। अब देखो, अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी में आपने एक एक्सपोर्ट डिवीजन को सेटअप कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तो ये डिवीजन आपके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगी, एक्सपोर्ट्स को देखेगी। बट अगर आपने एक इंटरनेशनल डिवीजन बना दी, तो इंटरनेशनल जो वर्ड है उसका थोड़ा सा जो एम्बिट है ना, वाइड हो जाता है, ब्रॉड है वर्ड ये। तो इसमें एक्सपोर्ट्स भी आ जाएंगी, और भी कुछ चीजें आ जाएंगी, और भी तरीके के आप ऑफिसेज अपने बाहर सेटअप करवा सकते हो अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। तो पहले आपकी एक्सपोर्ट डिवीजन आएगी, और फिर स्कोप बढ़ेगा, और हमारी इंटरनेशनल डिवीजन आएगी। तो बी के बाद ई, और फिर हमारे पास ए आएगा। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आपको चूज करना है कि उसके बाद डी सी आएगा या सी डी आएगा। अब डी वाला हमें दिया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस विद मल्टी डोमेस्टिक एम्फेसिस, और सी दिया है विद ग्लोबल एम्फेसिस। देखो, पहले आपका जो एम्फेसिस होगा वो अलग अलग मार्केट को अलग अलग तरीके से कैटर करने पे होगा, इसे मल्टी डोमेस्टिक बोला जाता है। और बाद में आपका एम्फेसिस होगा कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ कैटर करे, इसे ग्लोबल एम्फेसिस बोल सकते हैं। तो पहले डी आएगा, और फिर हमारा आएगा जी सी, और इसके बेसिस पे हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, आफ्टर 10 years ऑफ डेडलॉक यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू
is ready to negotiate with India in WTO on which issue related to food security. अब देखो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी सवाल में मेंशन कर दिया है और कह रहे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया किस चीज के ऊपर नेगोशिएट करने वाले हैं जो कि फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। आप अगर ऑप्शंस को रीड करेंगे, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, नॉन टेरिफ बैरियर, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे तो वैसे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर जो है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स होना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी से यही जुड़ा हुआ है। ये सवाल वैसे कुछ कुछ करंट अफेयर से लिंक्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अभी इंडिया और ईयू के बीच में और इंडिया और जो डब्ल्यूटीओ के बाकी मेंबर्स हैं उन सबके बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं फूड सिक्योरिटी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर। आप जानते होंगे कि हमारा जो इंडिया है वो अपने किसानों से, जो फार्मर्स हैं, उनसे प्रोक्योरमेंट करता है फूड ग्रेन्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इंडिया प्रोक्योर करता है फार्मर से और इसे अपने पास होल्ड करके रखता है और जब रिक्वायरमेंट होती है तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको लेकर बाकी कंट्रीज को दिक्कत है कि ये चीजें ना ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, कि इंडिया जो है ये जो एग्रीकल्चर का ट्रेड है, फूड ग्रेन्स का ट्रेड है, इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा सब्सिडीज दे रहा है, डब्ल्यूटीओ की लिमिट से ज्यादा सब्सिडीज दे रहा है। तो ये सब दिक्कतें चल रही हैं। तो इनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ नेगोशिएशंस की शुरुआत हुई है। तो ये फूड सिक्योरिटी वाला मुद्दा जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है अपने पास स्टॉक को होल्ड करके रखती है, उन सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। स्टेटमेंट नंबर ए आपको दी है, अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिज्म कंट्रीज शुड इंपोर्ट मोर देन दे एक्सपोर्ट। मर्केंटलिज्म आपको कहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और गोल्ड इकट्ठा करना चाहिए। ये आपका मर्केंटलिस्ट व्यू पॉइंट है। तो ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना, ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, तो सीधी सीधी पहली वाली स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। अगली स्टेटमेंट है, कंट्री दैट प्रैक्टिसेस नियो मर्केंटलिज्म। ये मर्केंटलिज्म का नया फॉर्म है, अटेम्प्ट्स टू रन एक्सपोर्ट सरप्लस टू अचीव अ सोशल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो मर्केंटलिस्ट की तरह ये अप्रोच भी यही कहती है कि आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और गोल्ड इकट्ठा नहीं करना, आपके और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसको आप अचीव कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही है। Theory of absolute advantage reason that restricted trade would lead country to specialize in those products that give it a competitive advantage। अब एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो उन्होंने आपकी जो बात करी है वो करी है कि यहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो फ्री फ्लो चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट चलना चाहिए। और हमारी जो कंट्रीज है जिस भी प्रोडक्ट में उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, जिसको ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करनी है वो एक्सपोर्ट कर देंगे, दूसरी को इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसी बातें इन्होंने करी है। तो जो रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे डाला ना स्टेटमेंट में, इससे ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो रही है। According to the theory of comparative advantage, gains from trade will occur even in a country that has absolute advantage in all products because the country must give up less efficient output to produce more efficient output। तो theory of comparative advantage डेविड रिकार्डो ने हमें दी है और उन्होंने बोला है कि चाहे एक कंट्री के पास दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर, सभी प्रोडक्ट्स के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज है, फिर भी हमारा ट्रेड हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर डी में बता रखी है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बी एंड डी हमारी सही है, ए और सी में गड़बड़ है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है G20 समिट 2023 को लेकर, जो कि इंडिया में हुआ था और इसके अंदर पूछा जा रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे प्रपोज किया था इंक्लूडिंग द शिपिंग एंड रेल लाइंस। तो ये आपका करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है और G20 समिट के जो की आउटकम्स हैं, इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं, अगर आपने पढ़े थे तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी। और इसीलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है उसको हम लिंक करने वाले हैं इन मिडल ईस्टर्न कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, और इसको आगे जाकर यूएसए से भी जोड़ने वाले हैं। तो ऐसा एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है जिसमें रेल लाइंस भी होंगी, शिपिंग रूट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो G20 समिट के अंदर इस कॉरिडोर को यहाँ पे प्रपोज किया गया है। तो ये आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, conditions under which companies may find more advantageous to locate production in foreign countries than export to them are। तो सवाल आपको ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें हमारे लिए फायदेमंद होगा कि इंडिया से यूएस से एक्सपोर्ट करने की बजाय बेहतर है कि यूएसए के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को आप सेटअप कर लो, एक्सपोर्ट मत करो, यूएसए के अंदर ही अपनी जो फैक्ट्री है, फैसिलिटी है, वो आप सेटअप कर लो। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट्स दी है,
When production abroad is costlier than at home, अगर यूएसए में प्रोडक्शन करना बहुत महंगा पड़ेगा तो फिर आप यूएसए में क्यों प्रोडक्शन करेंगे, आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर देंगे, तो इस केस में तो बाहर काम करना फायदेमंद नहीं है। When transportation costs are too high for moving goods or services internationally, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा है तो फिर इंडिया से यूएस सामान भेजने में काफी दिक्कत हो जाएगी, काफी महंगा पड़ेगा, तो फिर बेहतर है कि यूएसए के अंदर ही फैक्ट्री डालो, प्रोडक्शन वहीं पे करो और वहीं से मार्केट्स को कैटर कर दो। तो ये वाला पॉइंट तो आपका वैलिड है। When companies lack domestic capacity, जब हमारी जो डोमेस्टिक फैक्ट्री है उसके अंदर कैपेसिटी है ही नहीं, तो फिर बेहतर यही है कि यूएसए के अंदर ही फैक्ट्री डालो और वहीं पे अपना काम करके वहीं की मार्केट को कैटर कर लो। तो ये वाला पॉइंट भी आपका बिल्कुल वैलिड है। When government inhibit the import of foreign products, अब देखो अगर गवर्नमेंट्स कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है फॉरेन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे, तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाओगे? अगर यूएस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि इंपोर्ट नहीं करना, तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाओगे? फिर तो आपको यूएसए के अंदर ही फैसिलिटी लगानी पड़ेगी। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है। When product and service need not be altered substantially to gain sufficient consumer demand abroad, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया वाला जो सामान है उसके अंदर कोई अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो वैसा ही यूएसए के अंदर भी बिक जाता है, तो फिर इंडिया की फैक्ट्री वाला सामान ही आप यूएस में बेच सकते हो, उसमें यूएस में फैक्ट्री डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाला केस हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट के फेवर में है, ना कि फॉरेन फैसिलिटी के। और इसीलिए हमारे जो करेक्ट आंसर बनेंगे उसमें बी, सी और डी वाले स्टेटमेंट्स आएंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड इन द इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी की जहां पे हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल आर्बिट्राज को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें अलग अलग थ्योरीज आती हैं और उसके अंदर हमारे पास परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी आती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी आती है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको भी रीड करते हैं। exchange rate between the countries of two currencies of two countries equal the ratio between the price of goods in these currencies, ये तो सीधी सीधी परचेसिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है, इसमें तो इंटरेस्ट आ भी नहीं रहा कहीं। फॉरवर्ड रेट मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट, ये तो कुछ जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट की बात भी नहीं हो रही है। Nominal interest rate differentials must be equal to the expected inflation rate differential in the two countries। अब ये देखो नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट की जो बात है ना वो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के अंदर होती है, ना कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में। और अगला वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज। अब ये बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट इन्होंने दे दी और इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अंदर हम बेसिकली यही बोलते हैं कि हमारी जो कंट्रीज का एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होगा दैट वुड डिपेंड ऑन कि उनका इंटरेस्ट रेट का क्या डिफरेंस है। जिस कंट्री के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको कम होती हुई दिखेगी। तो ये रिलेशनशिप की बात करती है आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन हमें यहाँ पे दिए, द फेलियर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट टू कनेक्ट फर्म्स एज कोलैबोरेटर्स will entice a company to enter with wholly owned operations or wholly owned FDI। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको सवाल कह रहा है कि अगर हमारी फर्म्स एक दूसरे के साथ कोलेबोरेट नहीं कर पा रही, लेट सपोज हमारे पास दो फर्म है ए और बी, अब ये जो है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने वाली है, लेट सपोज यूएसए के अंदर इन्होंने एंट्री मारनी है। अब अगर तो ये कोलेबोरेट कर लें, दोनों मिलकर वहां पे काम संभाल लें तो ठीक है, बट अगर कोलेबोरेट नहीं कर रही है, केवल एक जा रहा है, बी जा रहा है और ए नहीं जा रहा, तो बी अगर यूएसए में बैठा है और ए इंडिया में बैठा बैठा उसको कंपटीशन देना चाहता है तो शायद नहीं दे पाएगा। बी बेहतर पोजीशन में है यूएसए की मार्केट को कैटर करने के लिए क्योंकि वो बाहर बैठा है, तो इसीलिए ए को भी बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ सवाल आपको कह रहा है कि आपको अपने खुद के ऑपरेशंस या फुली ऑन्ड एफडीआई के साथ ही दूसरी कंट्री में अपने ऑपरेशंस को सेटअप करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मारनी पड़ेगी। और रीजन दे रहे हैं द कंपनी परसीव्स हैविंग ऑपरेटिंग एडवांटेजेस टू ओवरकम इट्स लायबिलिटी ऑफ फॉरेननेस। अब बिल्कुल ये भी सही बात है कि अगर आप यूएसए के अंदर ही एंट्री मार लेंगे तो वहां पे आपको यूएसए के अंदर ऑपरेट करने के काफी फायदे मिल जाएंगे। अगर आप यूएसए से बाहर रह के इंडिया में काम करेंगे तो फिर आप फॉरेन रहेंगे, और फॉरेन रहने की वजह से फॉरेन रहने की लायबिलिटी ये हो जाएगी कि आप यूएसए मार्केट को अच्छे से कैटर नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही हैं, बट अब एक ये भी सवाल उठता है कि क्या रीजन एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या फिर नहीं है। अब इस चीज के लिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूं हमेशा कि आप असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है ना उसके आगे बिकॉज लगा कर देखो, अगर बिकॉज लगा के सेंस बनती है, स्टेटमेंट बनती है, तो फिर आपका आंसर ऑप्शन 1 बन जाएगा।
देखो assertion दिया, failure of the international market to connect firms as collaborator will entice company to enter with wholly owned operations or FDI because the company perceives having operating advantages to overcome its liability of the foreigners. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बन रही है कि हमें होली ऑन एफडीआई के पास इसीलिए जाना है ताकि हमें ऑपरेटिंग एडवांटेजेस मिल जाए और अपनी लायबिलिटी ऑफ फॉरेननेस को हम यहाँ पे ओवरकम कर लें। तो बिल्कुल दोनों के बीच में करेक्ट रीजनिंग बन रही है, करेक्ट लिंकिंग बन रही है, बिकॉज लगा के पूरी स्टेटमेंट हमारी सही बन रही है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का ही होगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन यूजीसी नेट मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की और जानकारी के लिए हमारा जो ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारा जो वेबसाइट है आप वो भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।